तो आप अभी स्क्रीन पे दो फंड्स देख रहे हैं, दोनों ही फंड लार्ज कैप सेगमेंट से हैं। एक का एनएवी अराउंड 415 है, 400 के रेंज में, और एक का एनएवी ओनली 17 रुपीज़ है। तो आप मुझे बता सकते हो दोनों में से कौन सा फंड सही है इन्वेस्ट करने के लिए, अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ तो। ये जानने से पहले कि इन दोनों में से कौन सा फंड अच्छा है, ये समझते हैं कि एनएवी होता क्या है। तो एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। जैसे किसी भी स्टॉक का या शेयर का एक प्राइस होता है जो आप देखते हो, जैसे एचडीएफसी का शेयर अभी इतने पे चल रहा है, तो वैसे ही म्यूचुअल फंड के केस में म्यूचुअल फंड्स का एनएवी होता है। तो इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट ऑफ द कंपनी माइनस आप लाइबिलिटी कर दो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स जो है। तो इस फॉर्मूला को और एनएवी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आपकी एक म्यूचुअल फंड आता है, ठीक है, जो कोई एबीसी म्यूचुअल फंड है जिसके पास की एसेट है 10 सीआर का, 10 करोड़ का, और वो एसेट कहाँ से आया, मेरे आपके जैसे पब्लिक ने 10 करोड़ उसमें इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो अब उनके पास क्या ऑप्शन है कि वो इस 10 सीआर को अलग अलग सेगमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक स्टॉक्स हो गया, डेट हो गया, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं मान रहा हूँ कि ये उनके पास 10 सीआर अभी पड़ा हुआ है, इसके इन्वेस्टमेंट और उस सबको हम सेकंड केस में देखेंगे। पहले ये फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं। तो सिंपल उनके पास एसेट कितना हो गया, 10 करोड़ का। मैं अभी कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं बता रहा हूँ। और इसके बाद उनकी लाइबिलिटीज़, तो इनका लाइबिलिटीज़ क्या आता है, इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया या और भी इनके जो एक्सपेंसेस आते हैं। तो मैं अभी बस ऑपरेटिंग कॉस्ट रखता हूँ जो बहुत कम होता है, 1 या 2% जो इस अमाउंट का है वो उन्हें पर डे लगता है। तो जो अमाउंट का आप 1-2% निकाल के उसको 365 डे से डिवाइड कर सकते हो। और ये मार्केट में 1 करोड़ यूनिट्स ला रहे हैं। तो इनका अगर आप एनईवी निकालोगे तो 10 सीआर वाज द एसेट, लाइबिलिटी इनका अगर हम निकालेंगे तो बहुत कम आएगा, 20,000 या 30,000 ऐसे आएगा। तो मैं अभी के लिए कैलकुलेशन के लिए उसको इग्नोर कर देता हूँ। तो सिंपली 10 सीआर बाय 1 सीआर, ठीक है। तो इनका जो एनएवी आएगा वो अराउंड 10 रुपीज़ आएगा। तो अगर आप इसमें 10,000 इन्वेस्ट करते हो तो आपको इसका 1000 यूनिट्स मिलेगा। लेकिन रखा हुआ पैसा सिर्फ एसेट कैसे कंसीडर होगा। अब मैं पहले वाले एग्जांपल को थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ। जैसे जो 10 सीआर का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आया था, तो उसमें सपोज करो उन्होंने 6 करोड़ एक एचडीएफसी का 6 करोड़ उन्होंने एचडीएफसी के स्टॉक खरीद लिए, 3 करोड़ का उन्होंने सिप्ला, कोई एक फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला का स्टॉक ले लिया, और 1 सीआर उन्होंने कैश रखा, जो कैश रिजर्व रखना पड़ता है इन केस ऑफ जो रिडम्पशन रिक्वेस्ट आते हैं उसको पूरा करने के लिए। लेकिन उसका भी एक परसेंटेज होता है। ये बस मैं 1 सीआर अभी अज्यूम कर रहा हूँ। तो कितना हो गया, 6, 3, 9, 1, 10 करोड़ हो गए। अब इस 10 करोड़ में फिर उनका कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा, वो भी मैं अभी सेम ही रख रहा हूँ, जो उनका 1% या 2% डिवाइडेड बाय 365 डेज निकालोगे तो उनका एक दिन का ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा। तो उस ऑपरेटिंग कॉस्ट में फिर आप नंबर ऑफ यूनिट्स, मार्केट में हमने कितना निकाला था, 1 करोड़ यूनिट्स था। अगर आप 10 करोड़ मतलब 6 सीआर एचडीएफसी का, 3 सीआर सिप्ला का और 1 सीआर जो कैश में है, तो 10 सीआर को आप 1 सीआर से डिवाइड करोगे तो एनएवी आया 10, ठीक है। तो अगर आपने इसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो आपको मिला 1000 यूनिट्स। अब सपोज करो 1 साल बाद इनका पैसा डबल हो गया जो इन्होंने इन्वेस्ट करा था। तो जो इन्होंने 6 सीआर इन्वेस्ट करा था एचडीएफसी में वो 12 हो गया, 3 सीआर जो सिप्ला में था वो 6 हो गया। तो 12 6 कितना हो गया, 18, और 1 सीआर जो इनके पास कैश था वो अभी भी है, तो 19 सीआर इनका हो गया। तो मतलब जो इनके पास 10 करोड़ था वो अब 19 करोड़ हो गया। लाइबिलिटीज़ अभी भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ सेम है। रियल लाइफ में ऑब्वियसली लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो सकती है, अलग अलग टाइप की लाइबिलिटीज़ हो सकती है। मैं बस समझने और कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। तो अब 19 सीआर डिवाइडेड बाय यूनिट्स तो सेम रही 1 सीआर। तो अब एक इनका एनएवी कितना हो गया, 19 का एनएवी आ गया। तो पहले इनका एनएवी 10 था, अब इनका एनएवी 19 हो गया। मतलब अगर आपने जो 10,000 इन्वेस्ट किया था आपको 1000 यूनिट मिले थे, तो अब आपके उसके 10,000 का कितना वैल्यू हो गया, 19,000 रुपये। तो ये पूरा था एक एनएवी का सिंपल एग्जांपल, जिससे आप बहुत ईजिली समझ सकते हो कि नेट एसेट वैल्यू क्या हो सकता है। अब हम चलते हैं हमारे स्टार्टिंग के क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने आपको बोला था। मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बोला था कि 2 फंड है, दोनों ही लार्ज कैप सेगमेंट से हैं, और एक का एनएवी अराउंड 415 और एक का 17। तो दोनों में से कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर है? आप पॉज करो, आप बताओ ज़्यादा एनएवी वाला अच्छा है, कम एनएवी वाला अच्छा है? तो दोनों ही गलत है, क्योंकि हम 2 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के एनएवी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी का एसेट अलग होगा, लाइबिलिटीज़ अलग होगा, और उन्होंने जितना आउटस्टैंडिंग शेयर कंपनी में निकाला है वो भी अलग होगा। एनएवी आप 2 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। आप एनएवी कहाँ पे यूज़ करोगे? एक म्यूचुअल फंड ने ओवर द टाइम कैसा परफॉर्म किया है, आप उसके एनएवी कंपेयर करके ईयर वाइज या मंथ वाइज आप उसकी एनएवी कंपेयर करके देख सकते हो कि ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे मैं फर्स्ट वाला आपको एक्सिस ब्लू चिप का कंपेयर करके दिखाता हूँ। मैं ये ET मनी के साइट पे कर रहा हूँ, आप इसे बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे चेक कर सकते हो। यहाँ मैं इसका बस 4 महीने का डेटा देख रहा हूँ। तो अगर आप देखो कि ये नवंबर में अराउंड 430 पे था, लेकिन दिसंबर में थोड़ा कम हो गया, 408 पे आ गया। तो ऐसे आप देख सकते हो कि इसका एनएवी नवंबर से दिसंबर में थोड़ा
डाउन चला गया है। तो अगर मान लो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो और आपको रिडीम करना है तो ऑब्वियसली दिसंबर इज़ नॉट द राइट टाइम। और अगर आपने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है और आपको लगता है इसमें पोटेंशियल है, ये और ग्रो कर सकता है, तो इसके आप और कुछ यूनिट्स बाय करके रख सकते हो, क्योंकि अभी ये थोड़ा डाउन चला गया है। तो इस तरह से आप NAV का सेम म्यूचुअल फंड में उसका परफॉर्मेंस चेक करने के लिए यूज़ करते हो। तो दिस वॉज इट अबाउट NAV। अगर आप जानना चाहते हो डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान म्यूचुअल फंड में क्या होता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और परसों आप इस चीज़ के बारे में जान सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि म्यूचुअल फंड हम ढूंढ कैसे सकते हैं या फिर हमें म्यूचुअल फंड में क्यों ही इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसके लिए आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो।